हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। अभी हम हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं आपके सामने। हमने जो पिछली क्लास में हिस्ट्री में बात किया था वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी थे, उनको भी शामिल किया था और पिछली क्लास में हमने उसका डिस्कस कर दिया था। आज बेसिकली जो हमने कल की क्लास में मैंने बोला था कि हम शैल चित्रों के बारे में बात करेंगे, तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं। बेसिकली शैल चित्र या रॉक पेंटिंग, पत्थरों पे जो चित्रकारी की गई, बेसिकली पाषाण काल या नवपाषाण काल युगीन सभ्यता के लोगों द्वारा जो भी पत्थरों पे चित्रकारी की गई उसे हम शैल चित्र के नाम से जानते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि हर युग में या हर कालखंड में कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो हमें नया सीखने को अग्रसर करती रहती हैं। आप देखेंगे, पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो या इवन उसके बाद की भी अगर आप बात करते हैं, वैदिक काल में अगर आप बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में अगर आप बात करते हैं, मौर्यन पीरियड में आप बात करते हैं, गुप्तन पीरियड में आप बात करते हैं, यहाँ तक कि आप मुगल काल में भी अगर बात करते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चित्रकारियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मुस्लिम शासन या मुस्लिम शासकों द्वारा चित्रों को उतना वैल्यू या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितना कि और शासकों या और राजाओं द्वारा दी जाती रही है। तो ठीक है, चलिए हम आज टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, कौन से स्थान से प्राप्त हुए, आज हम बेसिकली उसकी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है, आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है शैल चित्र रॉक पेंटिंग, मतलब जो पत्थरों पे पेंटिंग की गई है उसी की हम आज बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं। मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। उस पर पीडीएफ फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एमबीए इकरा, जो हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। इकरा मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान लेना, ठीक है। और बाकी चीजों की बात हम करते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि एक जगह जहां से सबसे पहले इन चित्रों की प्राप्ति हुई थी, उस जगह का नाम है भीम बेटका। बेसिकली पेंटिंग या चित्र शैल जहां से सबसे पहली बार भारत में प्राप्त हुए या देखने को मिले, या यूं कहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले शैल चित्र जहां से हमें प्राप्त हुए और जहां जिनकी खोज सबसे प्रथम और पहले खोजा गया स्थल है वो है भीमबेटका, जो कि आपके मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। और अगर आप भीमबेटका की बात करें तो आप देखेंगे कि एक जिले का नाम इसमें है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का बेसिकली रायसेन जिला है, जहां पे भीमबेटका की गुफाओं की प्राप्ति हुई है और उन गुफाओं के अंदर शैल चित्र देखने को मिले या पुराविद थे जिनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर साहब ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे, तो उन्होंने काफी दूर से जो है भीमबेटका की गुफाओं को देखा। और जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास को रोचक कैसे बनाया जाए, तो उसको रोचक बनाने के लिए आप देखेंगे कि कहानियों के माध्यम से आपको बहुत ही रोचक तरीके से। तो चलिए अब हम इतिहास में चलते हैं और बेसिकली अब आपको हम ले चलते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी आपको रायसेन जिले में ले चलते हैं और रायसेन जिले में भी आपको भीमबेटका ले चलते हैं और भीमबेटका में भी हम आपको ले चलते हैं कब, पाषाण काल में। तो चलिए हम लोग पाषाण काल में चलते हैं, आदिमानवों को अपने आंख से देखते हैं कि कैसे वो पेंटिंग या चित्रकारी करते थे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बार डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर साहब ट्रेन से सफर कर रहे थे और वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उनकी नजर पड़ती, उनकी दृष्टि पड़ती है भीमबेटका के बाहरी गुफाओं के दरवाजे पे। उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी या उनके अंदर आप कहिए एक तरीके की कौतूहल उठती है कि वहां पास जाके देखा जाए कि वास्तव में क्या चीजें वहां पे दिख रही थी। तो वो जाते हैं
1957 या 58 में हमारा देश आज़ाद हो चुका है। आज़ाद भारत में वो जाते हैं, 1957 या 58 की बात है, वो जाते हैं बेसिकली मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में जाते हैं और फिर भीमबेटका जो गुफा है उसके अंदर वो जाते हैं। और जाते हैं तो वो देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हैं, चित्रकारी हुई है, और वो भी रॉक या पत्थर पे। तो बेसिकली जब वो पत्थर पे ये चित्रकारी देखते हैं तो उन्हें इसकी जानने की और जिज्ञासा बढ़ती है। फिर वो क्या करते हैं कि इसका सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा करते हैं और फिर वो उनको पता चलता है कि ये काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं जो पाषाण कालीन सभ्यता या मध्य पाषाण कालीन सभ्यता या कुछ उन चित्रों में और नए जैसे अगर बड़े टाइम पीरियड की अगर आप बात करें, लार्जर स्केल पे अगर आप बात करें तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण काल क्या कि नवपाषाण काल बिल्कुल नया पाषाण काल है, लेकिन हमारी और आपकी अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत पुराना है। तो फिर ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे स्थल वहां पे प्राप्त होते हैं बेसिकली उसके अंदर, कि आप देखेंगे कि वहां पे विंध्य पर्वत माला जो है उसी में ये गुफाएं बनी हैं और इन गुफाओं के अंदर वो शैल चित्र बने हैं। तो गुफाओं में जो चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त होता है वो लगभग 500 गुफा चित्रकारी, लगभग 500 गुफा चित्रकारी प्राप्त होती है। 500 ऐसी चित्रकारी प्राप्त होती हैं जो गुफा चित्रकारी, गुफा में बेसिकली बनाई गई थी, इसलिए उसे गुफा चित्रकारी कहा जाता है। तो 500 गुफा चित्रकारी प्राप्त होती हैं और उनमें से भी आप देखेंगे कि 5 पूरा पाषाण काल की हैं। मतलब आप समझिए कि 500 गुफा चित्रकारी में से जो 5 चित्रकारी हैं वो पूरा पाषाण काल की हैं, काफी पुरानी। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि और जो 450 हैं वो मध्य पाषाण काल की हैं। जो 450 गुफा चित्रकारी हैं वो मध्य पाषाण काल की हैं। तो 5 पूरा पाषाण काल की हैं और 450 मध्य पाषाण काल की हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। और कुछ जो चित्रकारियां थी, जैसे टोटली तो 500 गुफा चित्रकारी मिली, जिसमें से 5 चित्रकारी वो पूरा पाषाण काल की है, 450 मध्य पाषाण काल की है और कुछ और चित्रकारियां वहां कुछ और चित्र मिले हैं, वो कुछ और जो मिले हैं वो कुछ नए कालखंड के बताए जा रहे हैं इनके द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर द्वारा ये जो खोजी गई थी उनके द्वारा बताया गया, कुछ बाद के काल के खंड के हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हिस्ट्री बेसिकली ऐसे ही पढ़ना होता है ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। एक वर्ड आप सुनते हैं प्रागैतिहासिक, इतिहास के पहले, प्री, प्रगय या प्री, इसका ये मतलब, इसका सेंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक, इसका मतलब होता है कि हमें लिखी हुई कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई है, हमें वहां पे कोई भी ऐसी लिपि प्राप्त नहीं हुई है जो लिखने या पढ़ने योग्य हो। बेसिकली चित्रकारियां ही प्राप्त हुई हैं जो चित्र के माध्यम से हमें अब तक जो भी चीजें समझ में आई वो हम चित्र के माध्यम से समझ पाए हैं कि बेसिकली ये उस टाइम के लोग कैसे चित्र और कैसी जीवन शैली उनकी रहती थी, उन चित्रों के माध्यम से हम पता करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, जैसा कि मैंने बता दिया, वहां भीमबेटका में शैलाश्रय एवं गुफाएं पाई गई हैं। कुछ शैलाश्रय का मतलब होता है लोगों का रहने वाला ठिकाना, और कुछ गुफाओं का मतलब होता है उन गुफाओं में लोग रहते थे, बेसिकली चित्रकारी भी करते थे और अपने जीवन यापन की चीजों को भी वहां बिताने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए शैलाश्रय जैसी हाउस, जैसे हमारा और आपका घर है रहने के लिए, वैसे ही वो लोग एक शैलाश्रय बनाते थे जिसमें वो अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पे बात करिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैलाश्रय एवं गुफाएं। अब शैलाश्रय पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक चित्रों की जो प्राप्ति हुई है उच्च पूरा पाषाण काल के और मध्य पूरा पाषाण काल के, जो शैलाश्रयों में सर्वाधिक चित्रों की जो प्राप्ति हुई है वो आप देखेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल के कालखंड की जो चित्रों की प्राप्ति हुई वो इन शैलाश्रयों में प्राप्त हुई है।
जो भी लोग उस टाइम पे ये चित्रकारी किया करते थे उन्होंने उच्च पूरा पाषाण काल और उसके बाद आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में इन चित्रों को सबसे ज्यादा शैलाश्रय में इन्हें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इन्हीं शैलाश्रयों में आप देखेंगे तो चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है पश्चिम में। आप देखेंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो ये कि चट्टानी शरण स्थल, जहां पे ये चट्टानों में रहा करते थे, जहां इनका शरण स्थल हुआ करता था, जहां इनका निवास स्थल हुआ करता था, वो बेसिकली भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम, मतलब भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में ये स्थित है। क्या स्थित है? वही शरण स्थल इनके। ठीक है, चलिए अब शरण स्थलों की भी बात कर ही लेते हैं। अगर ये टॉपिक आ ही गया तो शरण स्थलों में आप देखेंगे लगभग 700 शरण स्थलों की खोज की जा चुकी है अब तक, कि 700 ऐसे शरण स्थल मिले हैं जहां पे लोग अपने निवास करते थे। पाषाण काल के लोग और मध्य पाषाण काल के लोग जो जहां पे निवास करते थे वो 700 शरण स्थल प्राप्त हुए हैं अब तक। अगर हम जस्ट उसी के नीचे अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें भी 243 भीमबेटका समूह में है। जो 700 शरण स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें भी 243 शरण स्थल भीमबेटका समूह के हैं, मतलब वो भीमबेटका गुफा समूह के हैं। ठीक है, 243। उसके बाद अगर बात करते हैं आप 178 जो है लाखा जुआर समूह के हैं। बेसिकली एक जगह है लाखा जुआर, तो 178 जो समूह प्राप्त हुए हैं शरण स्थल समूह, वो 178 लाखा जुगार में प्राप्त हुए। लाखा जुगार एक जगह है, एक स्थल है जहां से इन शरण स्थलों की प्राप्ति हुई। यहां तक की बातें तो दोस्तों क्लियर हो गई होंगी, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कलात्मक रुझान की प्राप्ति या प्रथम जानकारी की प्राप्ति कहां से हुई। तो आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कलात्मक रुझान की प्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है इन साक्ष्यों के आधार पर। हम बात करते हैं जब साक्ष्य आप बेसिकली आप प्रूफ देते हैं, आप एविडेंस देते हैं, तब उस बात को प्रूफुअल माना जाता है कि हाँ इन्होंने ये बात सही कही है। तो उस बात को अब हम डिस्कस करते हैं। यहां तक की बातें हमने समझा दी आपको। अब हम बात करते हैं साक्ष्य प्राप्ति की। बेसिकली तो आप देखेंगे कि एक साक्ष्य की प्राप्ति होती है भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है और जो रायसेन जिले में स्थित है विंध्य पर्वत माला में। ठीक है, फिर उसके बाद लाखा जुआर की आप बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमने बताया कि इसमें शरण स्थल में हमने बताया कि 178 लाखा जुआर मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं और 243 समूह भीमबेटका समूह में शरण स्थल प्राप्त हुए हैं। ये बातें हमने आपको चर्चा में बता दी। फिर आप देखेंगे कि एक कुप्पा गल्लू, ये कुप्पा गल्लू बेसिकली जैसा कई क्लासों में हमने जिक्र किया, कई क्लासों में हमने जो है इस बात को उठाया या बताया आपको कि जब भी आप कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन सब आंध्र प्रदेश और आप उधर हैदराबाद वगैरह की जब भी ऐसी चीजों की बात आएगी तो थोड़ा सा नाम में आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नो डाउट दक्षिण भारत के स्थल हो सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कुप्पा गल्लो, कर्नाटक में है, आप देखे लिए। फिर अगर हम उसके आगे की बात करते हैं तो आप देखिए आदमगढ़ एक जगह है जहां से इन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, चित्रकला वगैरह की, बेसिकली शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। और एक जगह है मुरहाना पहाड़, यूपी में है। मुरहाना पहाड़ में आप देखेंगे यहाँ भी ऐसी चीजों की प्राप्ति होती है। कैसी चीजों की प्राप्ति होती है? यही शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको पूरा बेसिकली डिस्कस कर दिया कि शैलाश्रय क्या होते हैं, गुफाएं क्या होती हैं, भीमबेटका में किस तरीके से प्राप्त हुई हैं, उच्च पूरा पाषाण काल की कहाँ है, मध्य पूरा पाषाण काल की कहाँ है। बेसिकली हमने ये भी बता दिया शरण स्थलियां कि शरण स्थल कितने थे। उसके बाद हमने जो है ये भी बता दिया कि किसने खोज की थी भीमबेटका की, किस टाइम खोज की गई थी, सन भी हमने बता दिया 1957 में खोज की गई थी। हमने खोजकर्ता का नाम भी बता दिया। और हम जो मेन बहुत जरूरी पॉइंट था वो हम आपको बता दें कि भीमबेटका गुफा को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। किसको? भीमबेटका को। भीमबेटका के शैल चित्रों की वजह से भीमबेटका को यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है।
ठीक है, ये बात करंट अफेयर की आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रागैतिहासिक की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसमें क्या आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पत्थर, बर्तन, हड्डियां, गुफा और चित्र। बेसिकली पत्थर के जो उपकरण आते हैं वो प्रागैतिहासिक में आते हैं, क्योंकि उनसे कुछ आइडिया पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद आप जस्ट उसके बाद बढ़ेंगे तो आप देखेंगे गुफाओं की अगर बात किया जाए तो वो भी प्रागैतिहासिक में आते हैं। चित्रकला की बात की जाए तो वो भी उसी में आते हैं। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों की बात किया जाए तो वो भी उसी में आते हैं। और उसके बाद हड्डी के औजारों की बात किया जाए तो वो भी बेसिकली प्रागैतिहासिक में शामिल होते हैं, प्री हिस्टोरिक में शामिल होते हैं, जो कि पढ़ा नहीं जा सकता। सिर्फ हम चित्रों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हाँ, उस टाइम के लोगों का जीवन ऐसा रहा होगा, क्योंकि चित्र ही या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो आप बोल के करते हैं, या तो आप लिख के करते हैं, या तो आप इशारे से करते हैं। तो उस टाइम के लोग चित्रों के माध्यम से ही, और उनकी कैलिग्राफी वगैरह कुछ ऐसी थी नहीं, उनकी लिपि उपी थी नहीं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और इवन कि जो हमें अब तक पाषाण युगीन जो भी चीजें पढ़ने लायक, जो चित्रकारी वाला हमें लिपि भी प्राप्त हुआ, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। मानव सभ्यता में विकास बहुत किए हम लोग, लेकिन हम दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे हम सोच सकते हैं। अब बातों को समझिए, जितना ही मानव खोज करता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो उलझता जा रहा है। तो उलझनों में रह के पढ़ाई नहीं हुआ करती मेरे दोस्तों। उलझनों से बाहर निकलिए, माइंड को फ्रेश करिए, और फिर आराम से हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास करिए। मजा तो आने वाला है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या इस क्लास में, हिस्ट्री और पॉलिटी की। और बहुत अच्छे से, नो डाउट, पूरा क्लियरेंस के साथ एकदम पढ़ाने वाला हूँ, पूरा विजुअलाइज कराने वाला हूँ कि इतिहास में हम जाके पढ़ेंगे, कि पाषाण काल में हम जाके पढ़ेंगे, हम जो है नौ पाषाण काल में जाके पढ़ेंगे, हम भीमबेटका की गुफा में जाके पढ़ेंगे, फिर हम जाके वहां पे देखेंगे शैलाश्रय कैसा उनका आश्रय हुआ करता था। इन सब चीजों की विस्तृत चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। इसकी एक क्लास और आने वाली है शैल चित्रों पे। उसके बाद नो डाउट हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।